हेलो एवरीवन, वेलकम टू W3 जूनियर्स। आज हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएबल क्या होता है और किसी प्रोग्राम में वेरिएबल का क्या रोल होता है और हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो वेरिएबल का जो नेम है उससे भी हमें कुछ आइडेंटिटी मिलती, कुछ समझ में आता है कि ऐसी क्वांटिटी जो हमेशा बदलती रहती हो, जिसकी वैल्यू को हम बदल सकें। तो किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल क्या होता है कि एक यूनिकली आइडेंटिफाइड एंटिटी होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। और ये जो वेरिएबल होता है वो एक जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें एक ऑक्यूपाइड स्पेस का नाम होता है। तो अब इस वेरिएबल में किसी भी तरह का डेटा स्टोर हो सकता है। वेरिएबल पाइथन में कई तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे वेरिएबल स्ट्रिंग हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और टपल्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया। वेरियस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा होते हैं, तो इनको हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और ये जो वेरिएबल होते हैं इनका नाम जो लिखते हैं ना, ये आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करके हम इनका नाम लिखते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब इसमें जो है किसी प्रोग्राम में हम जब वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, ये हम डायरेक्ट प्रोग्राम पाइथन में आकर के देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम एक जो है वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, num1 इक्वल टू हमने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दिया, ठीक। क्योंकि केवल अगर हम num लेते हैं यहाँ पर तो इसकी कोई वैल्यू समझ में नहीं आएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं इनिशियलाइज की गई है और ना ही ये डिफाइंड माना जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर सीधे सीधे num1 इक्वल टू अगर हम 10 कर देते हैं तो ये डिफाइंड हो जाता है रीजन। अब हम इसको num1 अगर इंटर करेंगे तो 10 प्रिंट हो जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर जब हम वैल्यू दे देते हैं तो एक मेमोरी लोकेशन का नाम क्रिएट हो जाता है num1 से, और वहाँ पर एक डेटा स्टोर हो जाता है। और चूंकि किसी भी मेमोरी लोकेशन का डेटा टाइप डिक्लेयर होना जरूरी होता है पाइथन में, तो हमने चूंकि यहाँ पे num स्टोर किया, 10 स्टोर किया है, तो 10 एक डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा। तो ये 10 जो है num में स्टोर हो गया, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में num नाम का एक स्पेस बन गया जहां पर 10 स्टोर हो गया। अब जिस तरह का हम डेटा स्टोर करेंगे उस लोकेशन पे, वही इसका टाइप हो जाएगा, इस num का वही टाइप हो जाएगा। अब इसका क्या टाइप होगा num का, हम ये टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके इसको चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे num1 को अगर इंटर करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, न्यूमेरिकल टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। यानी कि 10 हम चूंकि न्यूमेरिकल टाइप का स्टोर किए थे, इसलिए हमारा जो इसका डेटा टाइप होगा num का, वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अगर हम यहीं पे num1 इक्वल टू अगर हम कोई स्ट्रिंग इनपुट कर दें यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, इंटर कर दिया हमने और num1 को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि ये डेटा इसमें स्टोर हो गया है। और जब इसका टाइप चेक करेंगे तो अब यहाँ पर टाइप बताएगा str टाइप बताएगा। क्यों? क्योंकि num1 में स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर किया गया है। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, इस तरह की जो ABCD से जो बने होते हैं वर्ड, उनको स्ट्रिंग कहा जाता है। तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया। तो कहने का मतलब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक जो है नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है जहां पर हम कोई डेटा स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि नाम के साथ में उसमें डेटा इनिशियलाइज करना। अगर मान लीजिए कोई डेटा नहीं स्टोर करना है आपको, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, नन टाइप का कर सकते हो। नन टाइप का डेटा स्टोर कर देंगे हम इसमें, तो यानी कि उसमें जब कोई वैल्यू नहीं स्टोर करनी है आपको, तो उसमें कुछ अगर आपको स्टोर करने के लिए नहीं है तो आप वहां पर
नन स्टोर कर सकते हैं, यानी कि वो ब्लैंक आप क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उस वेरिएबल का जो नाम होगा वो जो नाम केवल क्रिएट होगा, वहाँ पे कोई डेटा स्टोर नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा। अब यहाँ पर हम कितनी भी बार अगर हम नम को टाइप करें, num1 को इंटर करें, तो num1 प्रिंट होगा ही नहीं, num1 की कोई वैल्यू प्रिंट होगी नहीं। अभी हम यहाँ पे num1 की जगह पे कोई दूसरी वैल्यू रख करके देख ले, अगर हम कोई दूसरी वैल्यू रख दें तो यहाँ पे फिर से अगर हम num1 इंटर करेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम num1 इक्वल टू नन करते हैं अगर, तो आप num1 को प्रिंट करो तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि num1 में आपने num1 का जो डेटा टाइप है वो क्या है, नन है, कुछ भी नहीं है डेटा टाइप उसका, यानी बिल्कुल ब्लैंक है। तो जब भी आपको वेरिएबल इनिशियलाइज कर, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डालनी होती है। और अगर आपके पास कोई वैल्यू डालने के लिए नहीं है, अभी आपने कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाया है कि num1 में क्या रहेगा, तो आप वहाँ पर डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स नन कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ बातें हो गई वेरिएबल के मामले में। वेरिएबल क्रिएट करते वक्त आपको पूरी तरह से आइडेंटिफायर्स के रूल्स फॉलो करने होंगे। जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं इसमें एक और बात का ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल का नाम जो होता है वो उसके डेटा से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम निकालना है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए सबसे पहले तो आपने h इक्वल टू, पहले हिंदी का आपने h इक्वल टू 20 ले लिया, मैथ्स के लिए आपने m ले लिया, m इक्वल टू 40 ले लिया, और साइंस के लिए SC ले लिया इक्वल टू 20। तो अगर हम इनका सम निकालें अगर यहाँ पर, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, h प्लस m प्लस SC साइंस। तो इसमें जाहिर सी बात है कि सम तो आ जाएगा, रन कराएंगे तो रिजल्ट तो आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट प्रोग्राम बनाने के बाद अगर इन जो है तीनों लेटर्स को कहीं पे इस्तेमाल करते हैं, आप कहीं पर यूज करते हैं अगर, तो वहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि h किस लिए है, m किस लिए है और SC किस लिए है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि वेरिएबल का नाम छोटा से छोटा हो और उसकी मीनिंग समझ में आती हो कि आखिर ये किस लिए यूज किया गया है। अब इतनी भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए कि उससे कुछ पता ही ना चल पाए कि क्या है ये। तो आप कर सकते हैं, साइंस बड़ा है तो साइंस के लिए SCI पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैथ्स लगा सकते हैं, और हिंदी के लिए हिंदी लगा सकते हैं। तो किसी भी वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल और शॉर्टेस्ट होना चाहिए।